हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर डेटरेंस को। मैं पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखे बाकी वीडियोस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से देख लीजिएगा। सो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। हम सबने जो न्यूक्लियर बॉम्ब की स्टोरीज सुनी है वो कहीं ना कहीं नागासाकी और हिरोशिमा से ही रिलेटेड है, राइट। उसके बाद से हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्चुअल में कहीं यूज हुआ हो, है ना, कहीं एक्चुअल में उसको या फेंका गया हो किसी नेशन के ऊपर। बस ये दो जगहें हैं जहां पे हमें पता चला कि यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था यूएस ने, और उसके बाद से क्या तबाही मची थी वही हमें पता है, और आज भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। काफी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज देखने को नहीं मिलता है, ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डेटरेंस की जो डॉक्ट्रीन है उसकी वजह से है। अब क्या है न्यूक्लियर डेटरेंस का डॉक्ट्रीन, ये हम आगे समझेंगे। कोल्ड वॉर के बाद से न्यूक्लियर वॉर का एक तरीके से कभी जिक्र नहीं हुआ, या न्यूक्लियर वॉर कभी हमें देखने को नहीं मिला आफ्टर कोल्ड वॉर। तो क्यों हुआ वो भी देखेंगे आगे। अभी की जो बेसिकली हमें डिबेट देखने को मिलती है इंटरनेशनल फोरम्स पर, वो यही है कि न्यूक्लियर जो आर्सनल्स है, जो न्यूक्लियर आर्म्स है, जो न्यूक्लियर एक तरीके से वॉर में यूज होने वाली चीजें हैं, उनको कम कैसे किया जाए, कैसे किसी नेशन को एक्सप्लेन किया जाए कि इसकी वजह से आपके सिटीजन्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, जब दो कंट्रीज या लड़ती हैं, या जितनी भी कंट्रीज साथ में लड़ती हैं, शायद उनकी जो टॉप अथॉरिटीज है, जो ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वो होता है सिटीजन्स को। चाहे अब वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरीज उठा के पढ़ लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 की स्टोरीज उठा के पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी है कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी ऐसी स्टोरीज भरी हुई हैं। तो उन स्टोरीज को रीड करके आपको ये चीज समझ में आएगी कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है वॉर करना। सपोज एक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है, और उसका झगड़ा चल रहा है दूसरी कंट्री से। वो दूसरी कंट्री शायद इतनी पावरफुल नहीं है, या मान लेते हैं उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अब जो ये कंट्री है ये बोल रही है कि अगर वॉर हुआ तो मैं न्यूक्लियर वेपन्स फेंक दूंगा तुम्हारी कंट्री पर, तुम्हारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो वो जो कंट्री है दूसरी वाली, वो एक तरीके से डरेगी इस कंट्री के साथ वॉर करने में, वो डरेगी इस कंट्री के साथ लड़ने में, राइट, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है इससे लड़ने में, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रीन है जो कि ये कहता है जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जब वो वॉर करेगी दूसरी कंट्री के साथ, तो एक तरीके से जो दूसरी कंट्री है उसके माइंड में ये फियर होगा, ठीक है, कि ये मेरे अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए वॉर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि उसके लोग मरे, राइट। दोनों ही कंट्रीज ये चीज नहीं चाहती हैं, इस वजह से उनका नुकसान कम होगा। तो वॉर होने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा कम कर देता है न्यूक्लियर डेटरेंस का डॉक्ट्रीन। किस आखिर उस फिलॉसफी पर बेस्ड है ये डॉक्ट्रीन। ये बेसिकली इसी फिलॉसफी पर बेस्ड है कि हमारे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कितनी सारी ह्यूमन लाइफ्स खत्म हो जाएंगी, राइट, और आने वाली कितनी जनरेशंस को यार उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी डॉक्ट्रीन पर बेस्ड है न्यूक्लियर डेटरेंस कि हमें क्यों यूज नहीं करने चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज उसकी वजह से हमारी पूरी कंट्री का नुकसान होता है। न्यूक्लियर डेटरेंस के एडवांटेजेस क्या है अब हम वो समझने वाले हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करिए, कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आ पाऊं। जब दोनों ही कंट्रीज को यार लगने लगेगा कि हमारी दोनों ही कंट्रीज का नुकसान होने वाला है, बहुत हद तक नुकसान होने वाला है, तो वॉर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल लीडर जरा सा भी सोचता है अपनी कंट्री के लिए, जरा सा भी उसको समझ में आता है पॉलिटिकल सिनेरियो, तो वो कभी भी वॉर के लिए हाँ नहीं करेगा। जो हम न्यूज में नहीं सुनते हैं कि हमारे पास एक बटन है, रशिया कह रहा है वो बटन दबा देगा, और ये नॉर्थ कोरिया कह रहा है वो बटन दबा देगा। यार इतनी चीजें आसान नहीं होती कि बस एक बटन दबाना है आपको, राइट। उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगती हैं, वो चीज हमें नहीं दिखाई जाती। हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि एक बटन है, उसे प्रेस करेंगे और यहाँ से एटम बॉम्ब्स रिलीज हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, राइट। उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी रहती है, एक सोच रहती है पूरी, बहुत इंटेलिजेंट माइंड्स की, कि मेरे ये करने से आगे 10 साल या 20 साल बाद क्या होने वाला है। वो सब सोच के आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या आगे करना है। जो हम वो स्टोरी नहीं सुनते हैं कि यार यूएस ने एक तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स गिरा दिए। जापान बहुत सुधरा हुआ नहीं था, जापान के भी बहुत सारी करतूतें, अगर आप अंदर जाके पढ़ोगे ना तो हर कंट्री के कुछ ना कुछ डार्क साइड्स हैं। तो यूएस ने क्यों किया, इसके पीछे जापान ने भी बहुत कुछ किया था, राइट। वो जब आप रीड करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जापान वॉज यूजिंग बायो वेपन्स,
राइट बहुत सारी चीजें हैं जो हर कंट्री यूज करी थी। आज हम एक तरीके से ना जापान को इस नजरिए से देखते हैं कि अरे बहुत सिंपैथाइज करते हैं उसको कि तुम्हारे लोगों के ऊपर एटम बॉम्ब्स गिराए थे ये यूएस ने, राइट, यूएस काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज के, हर कंट्री के अपने कुछ सीक्रेट्स हैं, वो आपको रीड करने में पता चलेंगे एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो जरूर देखिएगा। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये एक तरीके से स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, ये वॉर होने से रोकता है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज के माइंड में एक फियर क्रिएट कर देगा ना कि अगर इसने गिराया तो मेरा ये नुकसान होगा और मैंने गिराया तो वो कंट्री डरेगी कि मेरा ये नुकसान होगा, तो दोनों ही वॉर नहीं करेंगी। तो एक तरीके से स्टेबिलिटी आती है इस डॉक्ट्रिन की वजह से। एक तरीके से कंट्री का बार्गेनिंग पावर एक तरीके से बढ़ जाता है अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो, राइट। अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो तुम सामने वाली कंट्री से एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर तुमने कुछ किया तो हमारे पास भी बहुत सारे वेपन्स हैं यूज करने के लिए। तो आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है, आपकी जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। इंक्रीज्ड स्कोप ऑफ वेपन्स मैनोवरेबिलिटी। मैनोवरेबिलिटी का मतलब क्या है कि रीपोजिशन करना, यहां से वहां मूव कर पाना। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं मैनोवरेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, आप उनको लैंड से भी लॉन्च कर सकते हो, वाटर में भी लॉन्च कर सकते हो सबमरीन्स के थ्रू, राइट, और एयर से भी लॉन्च कर सकते हो। तो ये जो इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं ये और ज्यादा डिटरेंस क्रिएट करते हैं एनिमी के माइंड में। जो दूसरी कंट्री वो सोचेगी कि नहीं सिर्फ एयर से ही नहीं हमला हो सकता है, भाई पानी से जहर घोला जा सकता है, लैंड से वो लोग अटैक कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो और ज्यादा डरेगी लड़ने से सामने वाले से। तो इस वजह से एनिमी के माइंड में और फियर क्रिएट होगा कि मुझे सामने वाले से नहीं लड़ना है, वॉर नहीं करना है, अदरवाइज मुझ पर तीनों तरह से अटैक हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है वो समझने वाले हैं। न्यूक्लियर वॉर यार छोटे नहीं होते हैं कि बस अभी फाइट शुरू हुई 7 दिन बाद खत्म हो जाएगी। दे आर बिग, दे आर ह्यूज, दे आर डेंजरस। वो बहुत ज्यादा एक अलग ही स्केल पर ऑपरेट करते हैं, राइट। एक पूरा का पूरा शहर, एक पूरी पूरी कंट्री खत्म हो सकती है, इतने डेंजरस होते हैं। अनइक्वल एडवांटेज। देखो हर कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, कुछ पावरफुल कंट्रीज ही हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो वो कंट्रीज जो है वो एडवांटेज पर हैं कंपेयर टू वो कंट्रीज जिनके पास नहीं है, राइट। तो ये अनइक्वल सा सिनेरियो हो जाता है। अब जो न्यूक्लियर डिटरेंस है ये तो यार उन नेशंस के केसेस में काम करेगा ना, जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं उनका क्या, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है जैसे कि टेररिस्ट खुद को किसी पर्टिकुलर नेशन के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं, राइट, वो ग्रुप्स होते हैं, वो कम्युनिटीज होती है, उन पर कैसे करोगे अटैक इसका, वो तो कभी यहां कभी वहां बदलते रहते हैं, राइट। अब वर्ल्ड पीस की कोई गारंटी नहीं है, भले ही दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन अगर उनकी ईगो पर आ गई बात, मान लो उनके लीडर्स ने अपनी अपनी ईगो पर ले लिया, अच्छा धमका रहे हो हम अटैक करेंगे, तब क्या करोगे। तो वहां पर ये डॉक्ट्रिन जरूरी नहीं है काम करे, राइट। जरूरी नहीं हर पॉलिटिकल लीडर अपने सिटीजन्स के बारे में सोचे, वो तो बच जाएगा, मरेंगे तो सिटीजन्स, तो वो बोलेगा करो अटैक, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे इस डॉक्ट्रिन से, अटैक दोनों तरफ से कभी भी हो सकता है। मेरे सारे वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉमेट यो लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिए, शेयर करिए। क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताती हूँ, इंटर्नशिप्स हो गई, जॉब हो गई, राइट, तो उसे ज्वाइन करके रखिएगा। सो चैलेंजेस की अब हम बात करने वाले हैं। अब एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया यूएस और चाइना के बीच में, राइट। और अब हम ये भी नहीं भूल सकते कि बायो वेपन्स भी आ चुके हैं। उस वक्त इतने बायो वेपन्स नहीं थे, या थे भी लेकिन वो अपने अर्ली स्टेज में थे। अब बायो वेपन्स यार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। एक तो बायो वेपन था जो अभी अभी हमने झेला है, कोविड, और जो सारे स्टेट्स उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। अब जो है वो जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉम्ब है सारी कंट्रीज के पास, राइट। हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी आ चुके हैं, तो जरूरी नहीं ये डॉक्ट्रिन ज्यादा काम करे। इमर्जेंस ऑफ रोग स्टेट्स। रोग नेशन या रोग स्टेट्स क्या होते हैं? ऐसे स्टेट्स यार जो इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करते हैं और दूसरे नेशंस की सिक्योरिटी पर एक थ्रेट की तरह नजर आते हैं, उनको कहते हैं हम रोग स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया ने कितनी बार इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है, राइट, और दूसरे स्टेट्स के लिए ये हानिकारक भी है, उनकी सिक्योरिटी पर एक थ्रेट है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि कभी भी वो बटन दबा सकते हैं भाई साहब, राइट, तो पूरा एक देश खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनको कहा गया है रोग स्टेट। और जो ये कंट्रीज हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स का यूज जरूरी नहीं खुद से करें, किसी से करवा भी सकती हैं, जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो टेररिस्ट हैं, राइट, उनके थ्रू ये किसी कंट्री पर ये फिकवा सकती हैं, उनके थ्रू ये अटैक करवा सकती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। चांसेस ऑफ लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर। लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर क्या होता है समझो।
जहां पर हर कंट्री रेस्ट्रेन करती है खुद को ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने में, राइट? कैसे? हर कंट्री कुछ सिलेक्टेड टारगेट्स पर ही न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंट्री लिमिटेड यूज करेगी न्यूक्लियर वेपन्स का और वो कुछ सिलेक्टेड टारगेट्स पर ही इनका इस्तेमाल करेगी, जैसे कि एनिमी फोर्सेस पर यूज करेंगे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर यूज करेंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर यूज करेंगे, हॉस्पिटल्स पर यूज करेंगे, राइट? कुछ सिलेक्टेड टारगेट्स पर ही यूज करना, तो इसको कहेंगे लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आज जिस एरा में हम जी रहे हैं जहां पर एआई आ गया, आप लाइव बात कर सकते हो एआई से, राइट? इतना कुछ हो रहा है, साइबर अटैक्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, बायो वेपन्स आ रहे हैं, तो यार न्यूक्लियर वॉर ही अकेली एक ऐसी चीज नहीं रह गई जिससे हमें डरना चाहिए। हजार ऐसी चीजें आ गई जो हमें इंडिविजुअली बहुत भयंकर तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली साइबर क्राइम्स। तो न्यूक्लियर डिटरेंस का डॉक्ट्रिन कितनी हद तक काम करेगा? वो तो न्यूक्लियर डिटरेंस है, न्यूक्लियर वॉर से बचाएगा। जो इतनी सारी अलग अलग चीजें आ गई हैं उनसे कौन सा डॉक्ट्रिन हमें बचाने वाला है? एक सिनेरियो इमेजिन करो जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन ले रहा है कि न्यूक्लियर वॉर करना है या नहीं। वो सिनेरियो इमेजिन करो अपने माइंड में, क्या हो सकता है उससे कि एक एआई जो है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन भी नहीं है, जो हमारे इमोशन से इसे समझ भी नहीं पाएगा, कितना नुकसान होगा उससे हमें, वो डिसीजन ले रहा है कि न्यूक्लियर वॉर होना चाहिए कि नहीं, एक कंट्री पर बॉम्ब गिरना चाहिए या नहीं। मतलब 140 करोड़ की शायद आबादी या उससे ज्यादा मरेंगे या नहीं, इसका डिसीजन एक मशीन ले रही है, तो वो कितना ज्यादा डेंजरस होगा। ये सब कुछ शायद होने वाला है। सो फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन बेसिकली आया था 1950s या 1960s में। यहाँ पर नेशंस के जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, उनको समझने की एक तरीके से ज़रूरत है कि यार न्यूक्लियर वेपन से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, राइट? इंडिविजुअल लाइफ्स को कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जापान पर गिरा था, बट जापान आज भी उसका असर झेल रहा है, आज भी। तो ये सब कुछ समझने की हमें ज़रूरत है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।